जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा वो होगा बोर्ड का? होगा सर, बोर्ड का एग्जाम जरूर होगा। हाँ, वो तो होगा ही बट उसके लिए कोई हेडेक वाली बात नहीं है। और अपनी जो प्रिपरेशन है, जैसे अगर मैं पूछूँ कि मैथमेटिक्स में जो सारे चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं कि अभी कंप्लीट कर रहे हो? जैसे शिवम ने बताया था कि अंकल मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मुझको कोई नया आइडिया बताइए कि अब मैं उसमें कुछ नया करूँ या कुछ नए तरीके से उसको फिर से रिवाइज़ करूँ या कुछ ऐसा आइडिया। तो ऐसा तुम लोग का बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? जो लोग कंप्लीट कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं? थोड़ा मुझको कुछ बताओ। जो सर शिवम का है वो सही का है, उसी तरह मेरा मतलब भी कंप्लीट तो हो गया। मतलब बोर्ड में फिजिक्स मतलब साइंस और मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई है। बस सर अभी बायो पढ़ाया जा रहा है, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट। केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट हो गई है। और ये शादाब गोड और ये प्रेमांशु राजक और दिनकर। अभी सर स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं, अभी हमारे सर रिवीजन कर रहे हैं अभी। मतलब कुछ तो ये सीखना मतलब अभी। चाहते हो कि अब यही एक आध दो महीने अच्छे से कैसे उस चीज़ को स्ट्रांग बना देना। यस सर। चलो, और दिनकर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है कि अभी प्रोसेसिंग में है? सर मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स मतलब कंप्लीट कर लिया हूँ। हाँ, अब उसमें और मैं कुछ स्ट्रैटेजी सोचना चाहते हो कि उसको कैसे आगे बढ़ाएँ और जो चीज़ें हैं उसको भी पैरेलली कैसे लेके चलें, हाँ? चलो मैं ये अज़्यूम कर लेता हूँ कि सभी लोग आई थिंक कुछ सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स और साइंस कंप्लीट कर लिए हैं और अदर जो अदर क्वेश्चन वो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक सोशल स्टडीज एसएसटी वगैरह, ये चीज़ों के लिए डिस्कस नहीं करूँगा। तो अमन आ गया। चलो, तो उनके लिए ये सेशन है जो कंप्लीट कर चुके हैं जैसे कुछ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, साइंस और उसमें कुछ अलग करना चाहते हैं कि उसको कैसे एज़ अ बेस्ट रिवीजन मेथड यूज़ करके या कुछ चीज़ें ऐसे करें कि उसमें मास्टर हो जाए, जो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मेरा इस सेशन का यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि तुम लोग को कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि जो पढ़ चुके हो उसमें कैसे चीज़ें करते रहो ताकि अपने जूनियर्स जो हैं 9th-10th वाले अगर कभी मौका मिले तो उनको बता दो कि बाबू ये मैथमेटिक्स ऐसे करो। तो चलो फर्स्ट थिंग ये आती है कि अब उसको रिवाइज़ कैसे किया जाए। जैसे मैथमेटिक्स हो गए, मैथमेटिक्स में आई थिंक ऑलमोस्ट 15 से 15-16 चैप्टर्स होंगे मैथमेटिक्स में। हाँ। यस सर। और साइंस में भी अगर साइंस में केमिस्ट्री में बात किया जाए, जैसे सिलेबस जब चेंज नहीं हुआ था तो 4 चैप्टर आई थिंक केमिकल कंपाउंड लेके सारा 4 चैप्टर केमिस्ट्री में था, 5-6 चैप्टर फिजिक्स में और बायो में भी 4-5 चैप्टर, तो ऐसे 13-14 चैप्टर फिजिक्स में भी है। तो अब ये देखा जाए कि मान लो फिजिक्स मैथमेटिक्स में जो चैप्टर्स हैं, सबसे पहले कुछ ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, कुछ सर्कल के चैप्टर्स हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ चैप्टर्स हैं और अगर बात किया जाए स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के तो ये भी है। तो इन सब चीज़ों को कैसे अच्छे से रिवाइज़ कर लिया जाए? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कि मान लो जो मैथमेटिक्स एंड कर लिए हैं, वो क्या करें कि अपना एक कांसेप्ट नोट और एक फ़ॉर्मूला नोट मैथ देखो 2 नोट्स बनाओ। कांसेप्ट नोट, पहला कांसेप्ट नोट और दूसरा फ़ॉर्मूला नोट। जब ये 2 नोट्स बना लोगे तो इसको रिवाइज़ करते रहना, इसमें अब आई थिंक डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जब कंप्लीट कर रहे होगे या कोचिंग में या स्कूल में, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। अब उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करो, पहली नोट कांसेप्ट की बनाओ, दूसरा दूसरा नोट्स फ़ॉर्मूले की, 2 शीट्स बनाओ। जैसे सपोज़ दैट चैप्टर 1 मान लो कोई चैप्टर मैथमेटिक्स में लेट्स सपोज़ कि स्टैटिक्स को पिकअप कर लिया। अब 15 चैप्टर्स में से हमने एक चैप्टर स्टैटिक्स को पिकअप किया, इसकी 2 शीट्स बनाई। पहली शीट्स कंसेप्ट शीट जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे और दूसरी शीट फ़ॉर्मूला शीट। अब मैं बताता हूँ कि मान लो कि अब बनाएँ कैसे? मान लो एक चैप्टर पिकअप कर लिया, ऐसे ही 15 चैप्टर हैं, तो 15 सीट कंसेप्ट की होगी, 15 सीट फ़ॉर्मूले की होगी। अ, ऐसा भी हो सकता है कि एक सीट के 2 साइड्स होते हैं ना, एक सीट के 2 साइड्स होते हैं, पेज 1, पेज 2। तो एक पे ऐसा भी कर सकते हो 15 पेज में भी एक पेज की साइड एक साइड की तरफ लिख सकते हो सारे कॉन्सेप्ट्स और दूसरे साइड सारे फ़ॉर्मूले। इस तरीके से पूरी मैथमेटिक्स 15 पेज में एक फ़ॉर्मूला एक ओवरव्यू तरीके से आ जाएगा।
तो अब ये बात करते हैं कि एक सीट पे एक चैप्टर्स को कैसे कंसेप्ट भी सारा लिख लें और दूसरी साइड सारे फार्मूला लिख लें। तो आई थिंक एक बार मुझको फीडबैक दो, स्टैटिक्स में जो टॉपिक पिकअप किया हूँ ये सारे लोग पढ़ चुके हैं कि अभी कुछ लोग स्टैटिक्स नहीं पढ़े हैं, जैसे कि मीन मीडियन मोड के सारे कंसेप्ट? मैं पढ़ चुका हूँ। अमन, यस सर, पढ़ चुका हूँ। मोहम्मद दिनकर, मोहम्मद कैफ और शादाब। हाँ सर। शादाब और ये रजत। चलो ये मान लेता हूँ कि सभी लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो पहले हम बात करते हैं, पहली जो सीट मतलब एक सीट पे एक साइड पेज नंबर 1 पे मान लो हम लोग लिखना चाहते हैं कंसेप्ट। अब ये देखो कि हम लोग चैप्टर पढ़ लेते हैं लेकिन कंसेप्ट समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में हमको किस कंसेप्ट को याद रखना था और किसको भूल जाना था। देखो हम लोग सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको हमेशा याद ही रखना पड़ता है। अगर मैथमेटिक्स है तो वो चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। अगर ये काम कर लिए तो आइदर इफ़ यू आर स्टडिंग इन 11th और 12th, 10th की चीज़ें हमेशा माइंड में रहेंगी। तो ये स्ट्रेटजी अपनाओ कि पहला अब आ जाते हैं कि स्टैटिक्स में हमको कंसेप्ट पे सारे कंसेप्ट लिखने हैं, चैप्टर स्टैटिक्स। तो जब हम अगर एक तुम लोग भी सोचो और मैं जैसे बताऊं कि जब चैप्टर स्टैटिक्स पढ़ते हैं तो हमको 3 मेन टॉपिक्स मिलते हैं। ये जैक अपनी वीडियो ऑफ कर लो। हाँ, 3 टॉपिक मिलते हैं। पहला टॉपिक है मीन, दूसरा टॉपिक है मीडियन और तीसरा टॉपिक है मोड। ये 3 में ही पूरी स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी अलग है। तो स्टैटिक्स में 3 मेन कंसेप्ट्स हैं टॉपिक। पहला मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा मोड। तो अब अपनी सीट को मान लो ऐसे कैसे बताऊं, मान लो तुम्हारी इस तरीके की कोई सीट है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। हाँ, ये मान लो इतनी बड़ी A4 की सीट है। तो अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? ऐसे आ ही नहीं रहा वीडियो। इसको ये समझो कि इतना पार्ट, हाँ, इतन यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टली पूरा एक पार्ट हो गया मीन का, फिर यहाँ से यहाँ तक हो गया दूसरा पार्ट मीडियन का, और उसके नीचे का तीसरा पार्ट हो गया मोड का। इस तरीके से इस सीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जो मीन के सारे कंसेप्ट हैं उसमें उस पार्ट में लिखोगे, हाँ सर, क्या? और दूसरा जो बीच वाला पोर्शन बचा वो मीडियन के लिए छोड़ दोगे, और तीसरा पोर्शन मोड क्या के सर? लिए। क्या सर? फिर से? जैसे कि A4 सीट देखे हो जिस पे सारी चीज़ें प्रिंट करवाते हो साइबर कैफ़े पे, उस सीट को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। 3 पार्ट में अब ये तुम्हारे अच्छा। ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड कर रहे हो। अच्छा, हमने इसको 3 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया? रीज़न है, क्योंकि हमारे जो स्टैटिक्स के 3 टॉपिक्स हैं वो 3 ही टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। जब हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं तो उस पूरी सीट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर किसी चैप्टर में हमारे पास 4 पार्ट हैं, जैसे सर्किल में 2 ही 3 मेन टॉपिक्स हैं। पहला टेंजेंट क्या होती है, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट को समझना तो एक उसके लिए बना लोगे। दूसरा कि थ्योरम 1 जो बोलती है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये थ्योरम 1 हो गई। और थ्योरम 2 बोलती है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे 2 टेंजेंट ड्रा की जाए तो दोनों की लेंथ सेम होगी। तो ये 3, इस तरह सर्किल में भी 3 पार्ट बनाओगे। ये तो एग्जाम्पल हो गया जिसमें 4 टॉपिक होंगे, उसको 4 पॉइंट बनाओगे। चलो अब हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक्स में 3 मेन टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन के लिए थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिए, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिए, फिर मीडियन के लिए थोड़ा सा स्पेस, फिर मोड के लिए। ऐसे ही जब 3 स्पेस कर लेते हो 3 जगह, तो अब पहला टॉपिक आता है मोड। मान लो जो लोग मोड पढ़ लिए हैं वो लोग सोचो कि मोड में क्या सीखे हो। सबसे पहली जो चीज़ आती है मोड में लिखने वाली, वो डेफिनीशन को ऐसे नहीं कि जैसे अपने नोट्स बुक में लिखे उतनी बड़ी लिखें। डेफिनीशन उतनी बड़ी लिखो कि जितना मीन को तुम समझ जाओ। मीन क्या है? मीन इज द एवरेज। बस मीन के सामने लिख लो एवरेज। एवरेज जानते हो? जब डेटा का फ्लक्चुएशन होता है, डेटा इज व्हाट, डेटा कोई इंफॉर्मेशन होती है जो हमको कहीं से भी मिल सकती है। मान लो कि पहला डेटा मान लो किसी स्कूल के किसी स्टूडेंट का मार्क्स है, ये डेटा मिल गया। तो अब मार्क्स में भी सबका मार्क्स सेम नहीं होता, फ्लक्चुएशन होते हैं। तो जहाँ डेटा में फ्लक्चुएशन होता है तो हम वहाँ मीन निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से जो समझे होगे, पहला कंसेप्ट मीन के बारे में क्या लिखोगे, उसकी डेफिनीशन। तो मीन की डेफिनीशन लिख दोगे कि इट्स एवरेज, या आप शॉर्ट फॉर्म में ही जितना भी लिख सकते हो
या जो लोग हिंदी में हैं वो अपने हिसाब से मीन के एकदम शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि अब ये नोट्स ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ये अब बना रहे हो कंसेप्ट सीरीज, कंसेप्ट की सीट बना रहे हो। तो जब कंसेप्ट की सीट बना रहे हो तो मीन मीन के बारे में एक लाइन नहीं, आधी लाइन में भी इतना ही लिखो कि आधा लाइन में जो लिखो उससे सारी चीज़ें समझ जाओ। चलो मीन के बारे में ये हो गया। और मीन के बारे में क्या पढ़े होगे, ये समझ लो कि मीन के बारे में कुछ लोग कंसेप्ट में ये समझ लो कि कुछ लोग कुछ क्वेश्चन समझे होंगे, जिस क्वेश्चन से वो पूरे चैप्टर पूरे मीन के सारे क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ तुम स्टेप भी लिख सकते हो मीन फाइंड आउट करने के लिए। जैसे सबसे पहले मीन फाइंड आउट करने के लिए तीन तरीके होते थे पहले, अब दो ही पढ़े जाते हैं। पहला डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फार्मूला होता है, तो यहाँ फार्मूला नहीं लिखना है, फार्मूला पीछे साइड, क्योंकि फार्मूले सीट में। तो ये लिख सकते हो मीन कितने तरीके का होता है, तो हम तीनों तरीके पढ़ेंगे। मतलब तीन तरीका होता है लेकिन दो ही पढ़ोगे तुम लोग, एक तरीका सिलेबस से आउट हो गया है। तो पहला तरीका होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो फार्मूला यहाँ नहीं लिखोगे, फिर एक बार बता रहा हूँ, फार्मूला इधर नहीं लिखना है, इधर बस इतना लिखना है कि मीन निकालने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड और दूसरा डेविएशन मेथड। ये जब इतना लिख लोगे तो अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हो, एक लाइन में लिख लो, क्योंकि ये तुम कंसेप्ट सीरीज बना रहे हो, कंसेप्ट की सीट बना रहे हो, न कि फार्मूला की। फार्मूला पीछे लिख लेना इसी तरीके से बना के। तो अब हम लोग यहाँ आ गए थे कि हम लोग मीन पढ़ रहे थे, और मीन में देख रहे थे कि मीन निकालने के लिए दो कंसेप्ट हमने पढ़ा है। पहला कंसेप्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में उन चीज़ों को निकाला जाता है जो डेटा की लेंथ छोटी हो, कैलकुलेशन में ईजी हो, उनमें डायरेक्ट मेथड से यूज किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी हो। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा जो कंसेप्ट आता है मीन में, वो ये आता है मीन का कंसेप्ट कि अगर डेविएशन यूज करना हो, मतलब डेटा की लेंथ बहुत बड़ी हो, तो हम एक एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। इसको बोलते हैं कि एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड। तो इसमें एक मीन अपने आप ही मान लोगे, वो ऐसा सुटेबल, ये पढ़े होगे कि मीन किसको मानते हैं, या सुटेबिलिटी क्या होती है। वो मीन उस चीज़ को मानते हैं जो सारे एक्स वाली टेबल से सारे चीज़ को घटाने के बाद एक छोटा बन जाए, या पॉइंट वगैरह चीज़ें हो तो वो सारी चीज़ें राउंड ऑफ हो जाए, इस तरीके का कुछ डेटा एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम्ड मीन में कंसेप्ट सीरीज में इतना ही लिखोगे कि डेविएशन मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज करते हैं, जिसमें एक सुटेबल ए की वैल्यू मान लेते हैं। ऊपर क्या लिखोगे डायरेक्ट मेथड में, डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं है, अगर तीन टेबल बना रहे हो तो लिख लोगे कि टेबल में तीन कॉलम बना रहे हो, पहला एक्स वाली टेबल, दूसरा फ्रीक्वेंसी वाली टेबल, और तीसरा एक्स इंटू एफ वाला टेबल। क्योंकि हमको मीन में तीन चीज़ें होती है, तो इस तरीके से कंसेप्ट में लिख सकते हो। तो अब तक क्या लिख चुके हो, मीन के कॉलम में मीन की डेफिनेशन, दूसरा मीन में दो मेथड पढ़ते हो, पहला डायरेक्ट मेथड और दूसरा डेविएशन मेथड, तो ये लिख लिए। इससे मीन तुम्हारा पूरा खत्म हो गया। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में जिसमें मीडियन लिखे हो। तो जब मीडियन पढ़े होगे तो मीडियन में पढ़े होगे कि अब इसमें भी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन उसमें मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये तुम लोग पढ़े होगे तो लिखोगे कि डेफिनेशन शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखें, या डेफिनेशन में वो पॉइंट लिख लें जो हम एक बार देखें इसको तो पूरी डेफिनेशन याद हो जाए। तो दूसरे पार्ट में मीडियन, उसके सामने उसकी डेफिनेशन। अब मीडियन में भी देखते होगे, मीडियन में दो तरीके का होता है। जैसे कि पहला तो होता है कुछ डेटा की डायरेक्टली हमको बिना ग्रुप वाइज, जिसमें क्लास इंटरवल ना हो, और दूसरा मीडियन में उस डेटा का भी मीडियन निकालते हैं जिसमें क्लास पहले में क्लास इंटरवल हो, दूसरे में क्लास इंटरवल ना हो। जैसे कि कुछ डेटा ले लो, मान लो 20, 25, 22, 23, फिर 20, फिर 25। ऐसे जब देख लेते हैं तो इसमें देखो क्लास नहीं है, ये डेटा में क्लास नहीं है। अगर दूसरा डेटा मैं पिकअप करूं 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, तो ये क्लास है। इस तरह दो तरीके की मीडियन निकालते हो। इस तरीके का डेटा मतलब क्लास वाइज डेटा हो या इंटरवल वाइज डेटा हो उसका मीडियन, और दूसरा कि बिना क्लास इंटरवल वाला। तो इस दो तरीके का मीडियन निकालते हो। तो अब दूसरे में दोनों में कुछ कंसेप्ट लिख लोगे, जैसे कि जब क्लास इंटरवल ना हो, जैसे कि 20, 25, 22, 23, 24 इस तरीके का डेटा हो, तो इसमें मीडियन को पहला स्टेप होता है कि या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग, दोनों में से किसी एक ऑर्डर में सारे डेटा को अरेंज कर लो। फिर दूसरा काउंट करो, ये तुम लिखोगे अपने कंसेप्ट सीरीज में। फिर दूसरा स्टेप काउंट करो कि डेटा इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो फार्मूला n/2 टर्म एंड
n/2 प्लस n/2 प्लस फर्स्ट टर्म, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से निकाल लेते हो। ये दूसरा स्टेप क्या किए, पहला स्टेप सबको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिए। दूसरा स्टेप चेक किए कि नंबर ऑफ डेटा इवन है कि ऑड है। जब ये चेक कर लिए तो ये चेक करने के बाद जब इवन ऑड मिल जाता है तो उसी हिसाब से जो हमारा सुटेबल फार्मूला होता है वो यूज कर लेते हैं। तो इसमें तीसरा स्टेप बोल सकते हैं कि यूज द सुटेबल फार्मूला। सुटेबल फार्मूला कहने का मतलब कि जो फार्मूला इसके लिए यूज होगा। तो मीडियन में जब क्लास इंटरवल ना हो, डायरेक्ट डेटा हो, तो 3 स्टेप होते हैं। इस तरीके से लिख लोगे अपने कंसेप्ट सीरीज में, कंसेप्ट सीट में। पहला कि डेटा को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। दूसरा कि नंबर ऑफ डेटा क्या है, इवन है कि ऑड है। तीसरा स्टेप, अब इवन है तो उस हिसाब से फार्मूला, ऑड है तो उस हिसाब से। इस तरीके से बिना क्लास इंटरवल वाले डेटा का मीडियन निकाल लेते हैं। फिर नीचे लिखे होगे कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया हो उसका मीडियन निकालना है। तो जब क्लास इंटरवल दिया होता है उसका मीडियन में पहला चीज़ होता है, इसमें भी वही 2 स्टेप फॉलो करोगे। पहला कि नंबर ऑफ डेटा हमारा इवन है कि ऑड है, ये चेक कर लोगे। अब नंबर ऑफ डेटा इवन है या ऑड है, वो कैसे चेक करोगे, अपना देख के। जैसे जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वो नंबर ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इवन ऑड यहाँ से मिल जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप पे क्या होगे कि जब इवन ऑड मिल जाएगा तो वहाँ से हम अपना मीडियन जो होता है वो पता कर लेंगे। उसमें हमको मिलता है, मान लो तुम्हारे मीडियन में 100 टर्म 100 मतलब 100 लोगों का डेटा था या 100 डेटा थे। तो ये डेटा इवन है। इवन में हम अब इवन वाले फार्मूला से अप्लाई करके निकालेंगे कि कौन कौन सी हमारी मीडियन है। तो इसमें आता है 50वां टर्म और 91वां टर्म हमारा मीडियन है। तो अब इस डेटा में अगर क्लास इंटरवल वाइज डेटा है तो उसमें नहीं बता पाएंगे, तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या यूज करते हैं मीडियन के लिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F0 करने का मतलब F0, F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F2 F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर एच। इतना बड़ा फार्मूला यूज करके मीडियन निकालते हो, कब, जब क्लास इंटरवल दिया हो। तो इस तरीके से मीडियन में भी सारा कंसेप्ट हो गया। इसमें फार्मूला नहीं लिखते, केवल स्टेप लिखोगे क्योंकि ये कंसेप्ट की सीरीज बना रहे हो। वैसे ही मोड पे आ जाते हो, वैसे मोड की सारी चीज़ें लिख लेते हो। अब दूसरी साइड चले जाओ सीट के, जिस पे केवल फार्मूला लिखना है, तो कुछ नहीं, मोड के सारे फार्मूला लिख लो, मीडियन के सारे फार्मूला लिख लो और नीचे मोड के सारे फार्मूला लिख लो। सारी चीज़ें आ गई। यानी पूरे बुक के 25 से 30 पेज की चीज़ को केवल 1 पेज 2 पेज में समेट दिए। तो इसको बोलते हैं कि स्मार्ट तरीके से सारी चीज़ें रखना। चलो लेक्चर अब ओवर हो गया, 20 मिनट हो गए मेरे। अब सभी लोग फीडबैक दे सकते हो, क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, इसको नेक्स्ट टाइम इनकाउंटर कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए सारी चीज़ें हो गई। चलो अब फीडबैक वाला सेशन। अमन, यस सर। क्या चीज़ें समझ में आई? सर समझ में आया लेकिन कॉन्सेप्ट इसका नहीं समझ में आता है। अच्छा, कंसेप्ट ही नहीं समझ में आता। तो सवाल चलो लगाने को तो लग चलो तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैंने स्टैटिक्स को समझाया, तो स्टैटिक्स का एक कंसेप्ट की सीट, उसके पीछे फार्मूले की सीट बना के भेज दूंगा। तुम लोग अदर चैप्टर की ऐसे ही बना लोगे, ठीक? ओके सर। हाँ, और शिवम बेटा तुम्हारा क्या? ठीक है। ये बनाओगे ना, ये चीज़ फॉलो करना। इस तरीके से अगर रखे रहोगे, 15 सीट बना के रहोगे तो पूरी मैथमेटिक्स में चीज़ें रहेंगी। और दिनकर बाबू, ठीक है सर, मतलब एक बार आप भी भेज दीजिएगा, वैसे हम हाँ, सब बना लेंगे। मैं सैंपल भेज दूंगा, उस तरीके से सारे चैप्टर का बना लेना। और यस। जब सभी लोग बना लेना तो जो अपने में भी मैच करवा लेना, जो लोग आपस में मतलब जो आपस में क्लोज रहते हैं, आप मैच करवा लेना कि कौन अच्छे तरीके से बनाया है। और जिनको नहीं समझ में आएगा वो एक बार मुझको शिवम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, शिवम को मैं पूरी बता दूंगा, ठीक? ठीक है। चलो बाय बाय। ओके सर। बाय 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 सर। बाय। बाय। बाय सर जी।